जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन चैनल पर। हम लोग जीएस के महाकुंभ यानी 500 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं। प्रत्येक दिन 20 प्रश्नों को हल करने का लक्ष्य रखा गया है और प्रत्येक दिन 20 प्रश्नों के हल करने के साथ ही साथ उन प्रश्नों के एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी डिस्कस करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे प्रत्येक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि प्रत्येक परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, इसलिए आज के सेशन का यह पहला प्रश्न है। किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है। इस क्षेत्र की मृदा कैसी होनी चाहिए? दोमट और बलुई, मृणमय, बलुई और मृणमय, या फिर मृणमय और दोमट। ध्यान समझिएगा, जो दोमट मिट्टी होती है वह जो है कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। यह मिट्टी रेत एवं चिकनी मिट्टी के कणों का मिश्रण होती है। दोमट मिट्टी में वृद्धि करती हुई फसलों की जड़ें आसानी से भूमि में प्रवेश कर जाती हैं। दोमट मिट्टी में गेहूं, बाजरा, जौ तथा दलहनी फसलों की पैदावार अच्छी होती है। इसलिए दिए गए ऑप्शंस में से आप कहते हैं कि ऑप्शन नंबर डी, मृणमय और दोमट मिट्टी सर्वथा उपयुक्त होती है। किसके लिए? गेहूं और चने के पैदावार के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होता है? तो ध्यान समझिएगा, जब किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक जो होता है वो, जब दाब बढ़ता है, द्रव पर दाब पड़ता है तो उसका क्वथनांक भी आप क्या होता है? बढ़ने लगता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है, क्वार्ट्ज के अवयव हैं सिलिकॉन तथा क्या? ध्यान समझिएगा, जो क्वार्ट्ज होता है ना, वो उसके अवयव अवयव जो होते हैं वो सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन होते हैं। क्या होते हैं? सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन होते हैं। और ये दोनों से मिलकर बना होता है, सिलिकॉन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। यह एक खनिज होता है जिसमें सिलिकॉन तथा सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है? जो हमारा हवा होता है उस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। कितना होता है भाई? 0.03%। इसी के साथ हम और बातें ध्यान रखेंगे कि भाई हवा में सबसे ज़्यादा क्या होता है। तो आपने कहा हवा में सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन 78 दशमलव कितना होता है? 07%। कितना होता है? 78.07% नाइट्रोजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। और इसके बाद जो है कि ऑक्सीजन जो होता है वो 20.93% होता है। कितना होता है? 20.93% होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। और आर्गन होता है 0.93%। 0.93% आर्गन होता है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 0.03%। अगला प्रश्न, ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायन का नाम क्या होता है? ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायन का नाम क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, जो ओजोन परत है हमारे वायुमंडल की 5 परतें हैं। कौन सी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये 5 मंडलें होती हैं। उन 5 मंडलों में जो दूसरा नंबर का मंडल होता है इसे कहते हैं समताप मंडल। इसी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो क्या करती है कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रिटर्न कर देती है। सूर्य की आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या कर देती है? रिटर्न कर देती हैं। अगर वो अल्ट्रावायलेट किरणें अगर पृथ्वी पे आ जाती हैं तो त्वचा कैंसर का कारण बनती हैं। लेकिन कहीं कहीं पे ओजोन परत का क्षय हो रहा है। ओजोन को हम O3 से डिनोट करते हैं। ओजोन परत का क्षय हो रहा है और उस क्षय का प्रमुख कारण कौन होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CFC बोलते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से कहीं कहीं पे ओजोन परत का क्षय हो रहा है। अच्छा, प्रश्न पूछा जाता है ओजोन परत को मोटाई मापने की इकाई क्या होती है? तो आप कहेंगे डाबसन। क्या होता है? डाबसन। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई जो होती है वो होती है डाबसन। और ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ओजोन संरक्षण दिवस तो 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये सभी बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बादल रहित रातों वाले आकाश की अपेक्षा बादल छाए रहने वाली रातें अधिक गर्म होती हैं। क्यों? इसका प्रमुख कारण क्या होता है कि जब बादल छाए रहते हैं तो बादल जब छाए रहते हैं तो वो पृथ्वी के लिए कुचालक की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? पृथ्वी के लिए कुचालक की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब बादल छाए रहते हैं वो ज़्यादा गर्म होता है, वो रात जो है वो ज़्यादा गर्म रहती है। उसके कारण से पृथ्वी की ऊष्मा जो होती है वायुमंडल में विसरित नहीं हो पाती है। ठीक है, जब पृथ्वी की ऊष्मा वायुमंडल में विसरित हो नहीं पाएगी
तो वो ऊष्मा पृथ्वी पे ही रह जाएगी, और जब पृथ्वी पर रह जाएगी तो इसलिए पृथ्वी क्या होती है उसमें गर्म रहती है। अगला प्रश्न, किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? ऑप्शंस में से इन्होंने कहा कोयला, सीएनजी, एलपीजी और हाइड्रोजन। तो ध्यान से देखिएगा, जो ये कोयला होता है ना, इस कोयले के जलने की वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 और हाइड्रोकार्बन, CO2 और हाइड्रोकार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में, हाइड्रोजन CO2 और हाइड्रोकार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है मुक्त होते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है कोयला के जलने से। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं स्थिर अवस्था में द्रव क्या होता है? केवल लंबवत दिशा में दबाव डालता है, सभी दिशाओं में दबाव डालता है, केवल नीचे की ओर दबाव डालता है, या फिर केवल पार्श्व की ओर दबाव डालता है? ध्यान से देखिएगा, जैसे एक ये बर्तन हो गया, अब इस बर्तन में जल भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। अब ये जल, इनका कहना है कि जल जो है स्थिर अवस्था में किधर दबाव डालेगा? तो जब भी द्रव किसी स्थिर अवस्था में होता है तो स्थिर अवस्था में द्रव सभी दिशाओं में, इधर भी दबाव डालेगा, इधर भी दबाव डालेगा, इधर भी दबाव डालेगा, इधर नीचे की तरफ भी डालेगा, ऊपर की तरफ भी डालेगा। तो जो द्रव होता है वो स्थिर अवस्था में सभी दिशाओं में दबाव डालता है। किसमें? सभी दिशाओं में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? अगले प्रश्न में कह रहे हैं सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ध्यान समझिएगा, सन 1857 का विद्रोह मंगल पांडे ने शुरू किया था और दिल्ली से इसके नेतृत्व करता थे बहादुर शाह जफर, लखनऊ से लियाकत अली खान, माफ कीजिएगा, लखनऊ से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से लियाकत अली खान, कानपुर से तात्या टोपे और नाना साहेब, और बिहार से कुंवर सिंह थे। और सबसे वृद्ध नेतृत्वकर्ता 1857 की क्रांति के कौन थे? कुंवर सिंह ही थे, जो कि बिहार से नेतृत्व करता थे। प्रश्न इसमें पूछा गया कि उसमें के गवर्नर जनरल कौन थे? उसमें गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उसमें गवर्नर जनरल थे। और उसी 1857 की क्रांति के बाद फिर ब्रिटेन से आदेश आता है कि ऐसा है कि जो भारत का जो गवर्नर जनरल था, जो गवर्नर जनरल का पद था, अब उसको चेंज करके उसका नाम वायसराय कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा भाई? वायसराय। वायसराय कर दिया जाएगा। तो आपने कहा गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या रख दिया गया? वायसराय रख दिया गया। और इसीलिए प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत का जो है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय कौन? तो वही लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग उसमें गवर्नर जनरल था और नाम चेंज कर दिया गया गवर्नर जनरल का वायसराय के रूप में। तो प्रथम वायसराय भी कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग ही हुआ। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। शाहनामा के रचनाकार कौन है? शाहनामा एक पुस्तक थी, उस पुस्तक के रचनाकार एक पारसी कवि थे। अब उस पारसी कवि का नाम था फिरदौसी। क्या नाम था भाई? फिरदौसी। पारसी कवि का नाम था फिरदौसी, और वही फिरदौसी शाहनामा के रचनाकार थे। अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। मोहिनीअट्टम मूल रूप से किस राज्य में जन्मा और विकसित हुआ लोक नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम, ध्यान से देखिएगा, मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है और यह शास्त्रीय नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्रीय नृत्य के श्रेणी में भी आता है मोहिनीअट्टम। और न केवल मोहिनीअट्टम बल्कि केरल में एक और शास्त्रीय नृत्य है, उसका नाम है कथकली। क्या है? कथकली। कथकली जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनीअट्टम भी शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? केरल का। अब जैसे कथकली तो केरल का हो गया, लेकिन अगर केवल कथक कहें तो एक कथक उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। कथक उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। उसी प्रकार से भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, उड़ीसी उड़ीसा का, मणिपुरी का, और जो कथक है वो उत्तरी भारत का हो जाता है। और फिर सत्रिया नया बना है, सत्रिया आसाम की क्या हो जाती है? आसाम का शास्त्रीय नृत्य है। और छऊ जो कि झारखंड का लोक नृत्य था, अब वो शास्त्रीय नृत्य की कैटेगरी में आ गया है। अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। कह रहा है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ध्यान समझिएगा, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह की बात करेंगे तो हमने कहा भाई ये देखो हो गया सूर्य, ये हो गया हमारा क्या? सूर्य हो गया। सूर्य से सबसे निकट होता है बुध। कौन है? बुध है। बुध के बाद शुक्र है, और फिर है पृथ्वी, और फिर है मंगल। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब पृथ्वी जो है, पृथ्वी हमारे दो लोगों के बीच में है। किसके किसके बीच में भाई? एक तो इधर शुक्र है और इधर मंगल है, तो दोनों के बीच में है, लेकिन सबसे नजदीक किसके है? सबसे नजदीक है शुक्र के। पृथ्वी सबसे निकट किसके है? पृथ्वी सबसे निकट है शुक्र के। तो आपने कहा
आंसर क्या हो जाएगा, सबसे निकट है शुक्र की। और यही कारण होता है कि पृथ्वी की बहन किसको कहता है, शुक्र को कहता है। पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं भाई, शुक्र को कहता है। भोर का तारा किसको कहते हैं, शुक्र को। साँझ का तारा किसको कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, नीला ग्रह किसको बात कहते हैं भाई, पृथ्वी को कहते हैं। नीला ग्रह किसको कहते हैं, पृथ्वी को। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। लाल ग्रह किसको कहते हैं, मंगल को। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो आपने कहा बुध को। किसको कहता है, बुध को कहता है। अब ध्यान समझिएगा, सीक्वेंस में 8 ग्रहों को हम याद करेंगे। सूर्य के दूरी के क्रम में सीक्वेंस में सारे ग्रह याद करेंगे। ध्यान देखिएगा, पहला कौन सा हो गया, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। क्या, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और इसके बाद फिर आता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कौन, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसको जो है कि छल्लों का ग्रह कहा जाता है। क्या कहते हैं, छल्लों का ग्रह कहते हैं शनि को। और बृहस्पति पूरे अंतरिक्ष का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। कौन सा, बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। सबसे छोटा कौन सा है, बुध को माना जाता है, सबसे छोटा बुध को। इसके बाद ये हो गया अरुण, ये हो गया वरुण, तो सबसे अंतिम कौन सा हो जाता है, वरुण हो जाता है। इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। ध्यान समझिएगा, कह रहे हैं खनिज तेल जो कोयला होता है उस किन चट्टानों में पाया जाता है। तो जो ये अवसादी चट्टानें होती हैं ना, अवसादी चट्टानें, ये अवसादी चट्टानें जो होती हैं वो परतदार होती हैं। इसमें क्या होता है कि वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। जीवाश्म का तात्पर्य क्या होता है, बहुत समय से कोई जीव जंतु या फिर जो है कि वनस्पतियां जब पृथ्वी के अंदर दबी रह जाती हैं तो वो जीवाश्म का रूप धारण कर लेती हैं। उसी जीवाश्म से क्या हो जाता है कि खनिज तेल एवं कोयला का निर्माण होता है। तो ये कौन से चट्टानें होती हैं, तो ये अवसादी चट्टानें होती हैं। कौन सी चट्टानें होती हैं भाई, अवसादी चट्टानें होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, तो विषुवत रेखा, इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। यही यहाँ पर क्या होता है, दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, महानदी पर बनाया गया है। और महानदी कहाँ भाई, उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में, उड़ीसा में है। महानदी उड़ीसा में है और इसी महानदी पर हीराकुंड बांध बना है। उड़ीसा अगर जो है कि बीच में आ गया है तो उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है भाई, तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। राज्यपाल यहाँ के हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 21 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 21 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था। तो ध्यान समझिएगा, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था। तो संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को। क्या, 24 जनवरी 1950 को। और यही वह दिन था जब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों स्वीकृत किए गए थे। कौन, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों स्वीकृत किए गए थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान भी स्वीकृत किया गया था और राष्ट्रगीत भी स्वीकृत किया गया। राष्ट्रगीत हमारा क्या है, राष्ट्रगीत हमारा है वंदे मातरम। और राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन अधिनायक जय हे। अच्छा, राष्ट्रगान की रचना किसने करी, राष्ट्रगान की रचना करी है जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। राष्ट्रगान की रचना किसने करी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने करी है। अच्छा, हमारे राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही बांग्लादेश की भी राष्ट्रगान को जो है कि रचा है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है, आमार सोनार बांग्ला। क्या है, आमार सोनार बांग्ला। इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। अच्छा, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि भाई राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा, उसको कब स्वीकृत किया गया था। तो उसको स्वीकृत किया गया था 22 जुलाई सन 47 को। कब, 22 जुलाई सन 47 को राष्ट्रीय झंडा को भी स्वीकृत किया गया था। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अगले प्रश्न कह रहा है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के लिए संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। कहने का मतलब ये हो जाता है कि यदि आप प्रधानमंत्री बन गए या फिर कोई मंत्री बन गए हैं और आप किसी पद को धारण नहीं करते हैं, कोई किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, तो आपकी मजबूरी है कि 6 महीने के अंदर किसी न किसी, कितने महीने के अंदर भाई, 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन के सदस्य होना पड़ेगा आपको। अगर आप सदस्य नहीं रहेंगे तो उस पद से आपको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा, 6 माह हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो जो राज्य की कार्यपालिका होती है उस कार्यपालिका का प्रमुख होता है हमारा राज्यपाल। कौन होता है भाई? राज्यपाल होता है। उस कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, और राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत गद्दी पर विराजमान होता है, सिंहासन पर विराजमान होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक आप जो है कि राज्यपाल बने रहेंगे, और जब राष्ट्रपति चाहेगा कि नहीं आप राज्यपाल नहीं रहेंगे तो आप राज्यपाल नहीं रहेंगे। ठीक है। राष्ट्रपति का उल्लेख आया है तो राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपने कहा राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है, और उसके चुनाव का अनुच्छेद किस में है? निर्वाचन का 54 में। 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है, 54 में उसके निर्वाचन का उल्लेख है। और अनुच्छेद 61 जो है, अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख किया गया है इसमें, कि जो है कि संसद का बहुमत जो है पारित करके राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार पूछा गया है। नरसिम्हन समिति जो होता है वो बैंकिंग सुधार संबंधित है। सन 1991 का वो समय था जब देश में आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई थी, तो उस समय जो है बैंकिंग सुधार के लिए नरसिम्हन समिति आयोजित की गई थी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बैंकिंग सुधार, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में कह रहे हैं देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, यानी सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा है। तो आपने कहा कमर्शियल बैंक हमारे देश में सबसे बड़ा है एसबीआई। कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। एसबीआई का स्थापना जो हुआ था 1 जुलाई 1955 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1 जुलाई 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। और इस समय हमारे भारत का सबसे बड़ा जो कमर्शियल बैंक है वो कौन बन गया है? भारतीय स्टेट बैंक, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है आरबीआई। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका जो है 1935 में। कब हुई थी भाई? 1935 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। और भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो, भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसके प्रथम गवर्नर जो थे वो थे ओसबॉर्न स्मिथ। कौन थे भाई? ओसबॉर्न स्मिथ, ये प्रथम गवर्नर थे। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि भाई प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने थे, तो आप कहेंगे सीडी देशमुख। कौन बने थे भाई? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख प्रथम भारतीय गवर्नर बने थे आरबीआई के। अच्छा, आरबीआई 1935 में तो स्थापना हुई था इसका। 1949 में प्रथम बार राष्ट्रीयकरण किस आरबीआई का किया गया था। कब किया गया था भाई? 1949 में किया गया था। 1949 में। वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है भाई? तो वर्तमान समय में वो एसबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन बने भाई? शक्तिकांत दास। ध्यान से देखिएगा, शक्तिकांत दास बने हैं वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर। ठीक है। तो इसी प्रकार से आज के सेशन का ये पूरा, आज के सेशन के 20 प्रश्न हम लोगों ने सफलतापूर्वक हल कर लिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से नए नए वीडियोस आपके लिए लगातार आते रहेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।